वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक, बढ़िया, मज़े में? ठीक है, बहुत अच्छा। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, और जो फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे उसको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी वाले वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमारा जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स सर्कुलर हैं और उनका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इट इज़ बीइंग चार्ज्ड, उसको चार्ज किया जा रहा है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन इट्स प्लेट राइजेज स्टेडीली एट द रेट ऑफ 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। इस रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। What is displacement current? डिस्प्लेसमेंट करंट तो प्रोड्यूस ही वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, और इसका फॉर्मूला हम जानते क्या है। इसका फॉर्मूला है आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। लेकिन फ्लक्स हम जानते हैं, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, कॉस थीटा भी होता है साथ में। लेकिन हमारी प्लेट्स सर्कुलर हैं, उनके फील्ड प्लेट के परपेंडिकुलर होंगी, यानी एरिया वेक्टर के अलॉन्ग, यानी थीटा होगा 0 डिग्री। तो हम लोग इसको ले लेंगे ई ए। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया चेंज नहीं हो रहा, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। अब बस वैल्यू पुट करनी है। एरिया है प्लेट्स का, जो सर्कुलर प्लेट्स हैं, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट सर्कुलर प्लेट है, इसलिए पाई आर स्क्वायर एक प्लेट का एरिया लेना है, और डी ई बाई डी टी हमें दिया हुआ है 10⁻12। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट पाई और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 5 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं इसको, और 10⁻12। अब एप्सिलॉन की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 और 10⁻12। 10⁻12 टू 10⁻12 से गया, बचाइए, और सॉल्व करके इसको आंसर हम बड़े इजीली लिख सकते हैं। मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं उसका आंसर देख के लिख देता हूँ। आंसर आएगा 0.07 एम्पियर। ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात एक और है, जो इसको मैं ऐड करना चाहूँगा, कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होनी बंद कर दे, यानी कांस्टेंट हो जाए, यानी कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो नहीं करेगी, तब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट 0 हो जाएगा। उस समय हमारा कंडक्शन करंट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट एक ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, अब की बार वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ऑफ कैपेसिटेंस 1.0 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस भी दी हुई है, इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकेंड। इस रेट से वोल्टेज चेंज हो रही है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर? तो हम लोग शुरू करते हैं अपने फॉर्मूले से। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। फ्लक्स को हमने पहले ही से इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें वोल्टेज दे रखी है, रेट ऑफ चेंज, तो हमें वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में हम जानते हैं फॉर्मूला होता है V बाई डी, E इज इक्वल V बाई डी। ठीक है, वैसे तो E इज इक्वल माइनस डी बाई डी आर होता है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस D है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए, D को कॉमन निकाल लेते हैं, D है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डी वी बाई डी टी। ऐसा करते ही एक चीज़ और आ गई, ये जो टर्म है ये तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है, और वो हमें दी हुई है 1 माइक्रोफैराड, और डी वी बाई डी टी कितना है
5 वोल्ट पर सेकेंड. सो आंसर इज 5 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर या 5 माइक्रो एम्पियर. ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, इजी. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस. इतनी है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन पता होगी तो ये तो सेकंडों का सवाल है. तो हम जानते हैं E/B होता है स्पीड ऑफ लाइट. सिंपल सा फॉर्मूला. B होगा E/C. तो हमें मिलेगा E की वैल्यू कितनी है 6.3 अपॉन C. ये J वेक्टर है. C इज 3 इंटू 10⁸. ओके. और इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 2.1 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला. लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में दी हुई है और उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यानी ऑसिलेशन है वाई एक्सिस. यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी. तो मैग्नीट्यूड तो हमें मिला 2.1 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला. लेकिन डायरेक्शन क्या लिखेंगे. डायरेक्शन देखने के लिए हम इसको यूज़ कर लेंगे. E क्रॉस B इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ यानी E क्रॉस B से जो हमें वेक्टर मिलेगा ना दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव्स. वो EM वेव की प्रोपोगेशन का डायरेक्शन होगा. प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव. और वो क्या है. वो है एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस मतलब I. यानी कि अगर हमें दिया हुआ है दैट इज J क्रॉस हम क्या करेंगे कि हमें मिलेगा I. तो सिंपली J क्रॉस K I होता है. इसका मतलब हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा K. सो ये होगा हमारा आंसर. ठीक है. दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. अगला क्वेश्चन EM वेव की इक्वेशन के ऊपर है. ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है और पूछी जा सकती है. तो क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस. ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम लोग करने के लिए सबसे पहले इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे. हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होती है यहाँ पर होगा B0. साइन है तो साइन kx. वैसे जनरली हम माइनस लिखते हैं. माइनस होता है व्हेन आवर वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. लेकिन यहाँ पर प्लस है. इसका मतलब क्या है हमारी वेव माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है. सो प्लस ओमेगा टी टेस्ला. तो कंपेयर करते हैं. हमें वेवलेंथ चाहिए तो वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन k में होती है क्योंकि k होता है 2π/λ और वो यहाँ पर है 5.5 इंटू 10⁻³ सो लैम्डा होगा 2π/0.5 इंटू 10⁻³ और सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा. मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ इसका सॉल्व करके और वो मिलेगा 1.26 इंटू 10⁻² मीटर. ये हुई हमारी वेवलेंथ. और अगर हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी क्योंकि ये ओमेगा की जगह है. सो ओमेगा इज 1.5 इंटू 10⁻11 यानी 2π इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11. तो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2π. और इसका भी मैं सॉल्व किया हुआ आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ. सॉल्व करके हमें आंसर मिलेगा 23.9 इंटू 10⁹ हर्ट्स. ये हुआ हमारा आंसर.
दोनों चीज़ आ गई। अब हमें निकलना है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड की हमें इक्वेशन दी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है। इसमें हमें डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दोनों का ध्यान रखना है। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम लोग पहले अपना डायरेक्शंस देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है और हमारी वेव जा रही है पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो हम लोग अगर ऐसे लिखें E क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि हमारी वेव माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है इसलिए माइनस आई। तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है J के अलॉन्ग तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होनी चाहिए, K ही होनी चाहिए, Z एक्सिस है ना, क्योंकि ऑसिलेशन एक्स एक्सिस ऑसिलेशन वाई एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अलॉन्ग होगी। मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग होगी। तो इसको यूज़ करके हम जान गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन Z एक्सिस होगी। तो हम लिखेंगे EZ इज इक्वल टू E नॉट साइन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि हमारी वेव फेज में रहती है, सेम फेज में होती है, फेज एंगल सेम होगा तो ये चीज़ पूरी सेम रहेगी। 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t और वोल्ट पर मीटर। अब E नॉट कैसे लिखा जाएगा? E नॉट को हम लिखेंगे B नॉट बाई C, यहाँ से हम लोग E नॉट निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने डिसाइड करी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट भी है। क्या है? लाइट विद एनर्जी फ्लक्स 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक बल्ब है जिसकी 18 वॉट की लाइट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे फॉल करती है ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा सरफेस जो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे सरफेस पे फॉल करता है एट नॉर्मल इंसिडेंस, परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है। इफ़ द सरफेस हैज़ एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हमारा वो एरिया जिस पर लाइट फॉल कर रही है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फाइंड द एवरेज फोर्स, हमें फोर्स निकालना है। ऐसे सरफेस पे लाइट गिरने से कितना फोर्स लगेगा, है ना अजीब सवाल, लेकिन सच्चाई है। लाइट के पास मोमेंटम भी होता है और वो फोर्स भी एक्सर्ट कर सकती है, हमें वही फोर्स निकालना है। ड्यूरिंग अ स्पैन ऑफ 30 मिनट, 30 मिनट के समय में यानी आधे घंटे के समय में एवरेज फोर्स कितना एक्सर्ट करेगी। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसी को यूज़ करेंगे हम लोग, मोमेंटम बाई टाइम। मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम होता है टोटल एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट और फोर्स होगा मोमेंटम बाई टाइम। अब U क्या है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई? टोटल एनर्जी ऐसे निकालेंगे भाई, 18 वॉट यानी कि 18 जूल पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे फॉल करती है, तो 20 सेंटीमीटर के एरिया पे कितनी एनर्जी फॉल करेगी? आधे घंटे में, है ना। तो हम यूज़ कर लेंगे 18 वॉट 1 सेकेंड के अंदर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में, तो 20 के अंदर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर इतनी एनर्जी हो जाएगी। और टाइम कितना? हाफ एन आवर। सो आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 30 मिनट मतलब 1800 सेकेंड। ये हुई हमारी टोटल एनर्जी। और सॉल्व करके मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ इसका सॉल्व करके, और ये आता है 6.45 इंटू 10⁵ जूल्स। मोमेंटम कितना होगा? डिवाइड निकाल लेते हैं। सो मोमेंटम होगा, इसी को डिवाइड करेंगे 6.45 इंटू 10⁵ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, और सॉल्व करके हमें मिलेगा 2.16 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा मोमेंटम आ गया। अब निकालना है फोर्स। फोर्स यहाँ से, सो फोर्स होगा 2.16 इंटू 10⁻³ और टाइम है 30 मिनट्स का यानी 1800 सेकेंड्स। और सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा पता है? बहुत छोटा सा आंसर मिलेगा,
1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। इतना छोटा फोर्स, माइक्रो न्यूटन फोर्स, ठीक है। बल्ब भी तो छोटा था। अगर बहुत बड़ा सोर्स हो ना लाइट का, तो उसका कुछ ना कुछ बर्दाश्त यानी फील करने वाला फोर्स जरूर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, इंटरेस्टिंग। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग की बजाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो फोर्स कितना होता? देखो, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता, लाइट फॉल करती और वापस चली जाती, p मोमेंटम से आती और -p से चली जाती, तो टोटल चेंज कितना होता मोमेंटम में? 2p ना। तो हमारा आंसर यहाँ पर बदल जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, फोर्स 2 गुना हो जाएगा अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो, ठीक है। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम अ 100 वॉट बल्ब। आपके घर में 100 वॉट का बल्ब लगा हुआ है, आजकल तो कोई लगाता नहीं है, मान लिया आजकल आप लोग सब एलईडी बल्ब यूज़ करते हो, लेकिन 100 वॉट बल्ब भी कॉमन है बहुत। तो ऐसा 100 वॉट बल्ब कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगी 3 मीटर की दूरी पर? आप बल्ब से 3 मीटर की दूरी पर बैठे हो, है ना, कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो आप जहाँ पर बैठे हो वो 3 मीटर की दूरी है, वहाँ पर एक 100 वॉट का बल्ब कितनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल है ना, और जो डेटा है वो भी बहुत कॉमन। सो अगर एफिशिएंसी है 25%, एक बल्ब जो है ना 100 वॉट का बल्ब, उसकी एफिशिएंसी सच में ही 25% होती है, ज़्यादातर तो वो एनर्जी जो है ना हीट के फॉर्म में ख़राब कर देता है। तो 100 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब 100 जूल्स पर सेकेंड छोड़ता है, और अगर वो 25% एफिशिएंट है, मतलब केवल 25% ही लाइट में कन्वर्ट करता है। तो हमें तो लाइट से मतलब है ना, तो 25% मतलब हुआ 25 जूल पर सेकेंड, इसके बराबर एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। लेकिन वो जो बल्ब है वो तो चारों तरफ बराबर लाइट एमिट करेगा ना, चारों तरफ इधर भी जाएगी लाइट, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। और 3 मीटर का अगर रेडियस बनाया जाए, 3 मीटर का एक मान लो 3 मीटर की डिस्टेंस ली जाए, तो एक स्फीयर होगा, उस स्फीयर के अंदर, ठीक है, उस स्फीयर के अंदर लाइट चारों तरफ एमिट हो रही होगी, क्लियर। तो हमें तो यही निकालना है कि भाई 3 मीटर पर एनर्जी पर सेकंड तो इतनी रहने वाली है ना, लेकिन हम पर यूनिट एरिया निकाल लेंगे तो इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे अगर इतनी एनर्जी एमिट होती है तो पर यूनिट एरिया कितनी हुई, वही इंटेंसिटी होगी। सो इंटेंसिटी होगी 25 और इसका सरफेस एरिया 4πr², वो होगा 25 एंड 4π3 का स्क्वायर। और सॉल्व करके क्या मिलेगा? सॉल्व करके हमें मिलता है 0.022 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये हुई इंटेंसिटी, ठीक है। और इतनी जो लाइट एमिट हो रही है ना, ये जो इंटेंसिटी है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रोल है और मैग्नेटिक फील्ड का भी रोल है, दोनों का ही रोल है इसके अंदर। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, एक तो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर RMS इंटू सी, यही इंटेंसिटी है, और इसी से हम इलेक्ट्रिक निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज 0.022 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर RMS, यानी कि E नॉट बाई √2 का होल स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम लोग E नॉट निकालेंगे इससे, तो 0.022 इंटू √2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और C, इस सारे का रूट वो होगी हमारी मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
और मेरे पास तो रेडीमेड आंसर है, मैं सॉल्व करके रखा हुआ है। तो आंसर आएगा इसका 2.9 वोल्ट पर मीटर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ रही है 3 मीटर की दूरी पर 100 वाट के बल्ब के साथ, जिसकी एफिशिएंसी 25% है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे E0/c वाले फॉर्मूले से। सो 2.9/3 × 10⁸, तो ये तो लगभग जो है 10⁻8 टेस्ला आएगी। अब देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 2.9 काफ़ी ज़्यादा है, और मैग्नेटिक फील्ड का 10⁻8 ये तो बहुत ही थोड़ा है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें देखने में हेल्प करती है। मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो हमें देखने में हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो आज हमने न्यूमेरिकल्स करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। बहुत इजी हैं, इंटरेस्टिंग है, बहुत कम इनको पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। इसलिए डोंट मिस इट। छोटी सी चीज़ है, आसान है, कई जगह यूज़ होगी, अलग अलग फॉर्म में यूज़ होगी, इसलिए मिस नहीं करना है। ठीक है, तो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।